हेलो फ्रेंड्स, आज देखेंगे नीट 2022 के क्वेश्चन के जूलॉजी का क्वेश्चन आंसर आपको बताएंगे। तो ये जो ऐप है, इस ऐप को डाउनलोड करके जो यहाँ पे देख रहे हैं, इस ऐप को डाउनलोड करके पूरे साल का क्वेश्चन रहता है 1998 से 2024 तक, और 2025 में जो एग्ज़ाम हुआ होगा उसका भी इसमें आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम अनसॉल्व पेपर देखेंगे, तो सॉल्व पेपर भी है, अनसॉल्व पेपर पर क्लिक किया और 2022 के क्वेश्चन को देख रहे हैं। नीट पेपर 2022 और 2022 के जूलॉजी सेक्शन का आपको क्वेश्चन आंसर बताएंगे। तो आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो देखेंगे दोनों का एक अलग ही फ़ायदा होता है। खुद से करने पर आप अच्छे से कॉन्फिडेंस रहेंगे, वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि ये भी क्वेश्चन आता है, ये भी क्वेश्चन आता है, लेकिन वास्तव में आप खुद से सॉल्व करेंगे तो गलत करेंगे। तो गलत करेंगे तो आपको सीखने का और ज़्यादा मौका आएगा, और वीडियो में सिर्फ देखेंगे कि ये आता है, ये आता है, तो इससे आपको खुद प्रॉब्लम होगा, एग्ज़ाम में अच्छे से नहीं बना पाएंगे। तो देख लेते हैं, ये जूलॉजी का सेक्शन ए है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन द टैक्सोनॉमी कैटेगरीज विच हायरार्किकल अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट इन केस ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पे बता देते हैं, सबसे पहले होता है स्पेसीज, उसके बाद जीनस, जीनस के बाद इसमें देखने को मिलता है फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, क्लास के बाद फाइलम, फाइलम। ये जब एनिमल का हायरार्किकल अरेंजमेंट होता है तो फाइलम होता है, लेकिन वहीं पे अगर प्लांट का रहता तो प्लांट में डिवीज़न लिखा जाता है। तो यहाँ पे एनिमल बोला है इसीलिए फाइलम हो जाएगा, और लास्ट में जानते ही हैं कि किंगडम होगा। तो यहाँ पे जो था स्पेसीज, इसमें फाइनली स्पेसीज देख लेते हैं, स्पेसीज है, फिर जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। तो ये ध्यान रखना है, स्पेसीज के बाद जीनस, जीनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, तब क्लास, तब फाइलम, तब किंगडम। तो ऐसे आप इसका ये सेकेंड आंसर होगा। थर्ड 152 क्वेश्चन देख लेते हैं कि इन द जीन थेरेपी एडिनोसिन डी एमाइनेज डिफिशियंसी द पेशेंट रिक्वायर पीरियोडिक इन्फ्यूजन ऑफ जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट बिकॉज। जो एडीए डिजीज, जो जिनको एडिनोसिन डी एमाइनेज डिफिशियंसी होता है, उस तरह के पेशेंट को रेगुलर इंटरवल पर इन्फ्यूजन, उसको ये लिम्फोसाइट उसको इन्फ्यूजन किया जाता है, मतलब उसके बॉडी में प्रोवाइड किया जाता है। तो ये किस लिए रेगुलर ये चीज़ करना पड़ता है, तो इसका है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट आर नॉट इमोर्टल सेल्स, यह इमोर्टल सेल्स नहीं है, मतलब यह तुरंत तुरंत ख़त्म होने वाला सेल है, इसीलिए इसको रेगुलर तरीके से ये प्रोवाइड कराया जाता है बॉडी में। 153 क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इम्यूनो सप्रेसिव मॉलिक्यूल साइक्लोस्पोरिन ए। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म को पहचानना है जो साइक्लोस्पोरिन ए को प्रोवाइड कराता है, मतलब प्रोड्यूस करता है। तो इसमें से कौन सा है, तो इसमें से जो हो जाएगा वह ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो साइक्लोस्पोरिन ए को प्रोडक्शन करता है, और जो कि इम्यूनो सप्रेसिव मॉलिक्यूल है। तो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से साइक्लोस्पोरिन ए होता है। देन 154 क्वेश्चन देखते हैं कि ये फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू द फूड। तो यहाँ पे बोल रहा है ये गिवन स्टेटमेंट्स और उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, इसमें से सबसे अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे ऑप्शन कौन है। तो यहाँ पे देखना है, जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे कि फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल कैन नॉट बी एब्जॉर्ब इनटू ब्लड। तो क्या फैटी एसिड यहाँ ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, तो यहाँ पे कैन नॉट बी एब्जॉर्ब। तो ये बात सही है, ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता है। देन सेकेंड स्टेटमेंट है कि स्पेशलाइज्ड लिम्फेटिक कैपिलरीज कॉल्ड लैक्चियल कैरी काइलोमाइक्रोन्स इनटू लिम्फेटिक वेसल्स एंड अल्टीमेटली इनटू द ब्लड। तो ये भी बात सही है, जो काइलोमाइक्रोन्स है, फैटी एसिड डायरेक्ट वह ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं होता, बल्कि जो फैटी एसिड ये सब है यह काइलोमाइक्रोन्स में
ये डिवाइड होता है, टूटता है, तब उसके बाद वह कैपिलरीज के द्वारा लिम्फेटिक वेसल्स में जाता है, तब फाइनली ब्लड में जाता है। तो ये भी बात सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं दोनों स्टेटमेंट्स कहाँ पे सही बताया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 2 में है बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। तो 154 का 2 हो जाएगा। 155 क्वेश्चन देखते हैं कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हैज एडिशनल चैम्बर्स लाइक क्रॉप एंड गिजार्ड। क्रॉप एंड गिजार्ड की तरह इसमें से कौन कौन सा एनिमल के पास होता है? तो क्रॉप एंड गिजार्ड की तरह होता है, वह पेवो में होता है। पेवो मतलब पिकॉक, फिर है सिटुकुला में, और कॉर्वस मतलब क्रो में। तो ये तीनों में ये होते हैं, क्रॉप एंड गिजार्ड प्रेजेंट होता है। 156 क्वेश्चन है कि इफ़ 8 ड्रोसोफिला इन लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80 डाइड, मतलब 80 में से 8 मर जाता है ड्यूरिंग एक सप्ताह के अंदर। द डेथ रेट इज द पॉपुलेशन, तो उसका डेथ रेट कितना होगा पर वीक। पर वीक में यहाँ पे करा करने के लिए तो आप जनरली डिवाइड करेंगे 80, कितना डेट हो जाता है, तो ये 8 गुना 100 करके देखते हैं। तो ऐसे आप कर सकते, टोटल यहाँ पे ऐसे करना है 8/80 गुना 100। ऐसे करेंगे तो आप कितना डेथ रेट है ये चीज़ मालूम कर सकते। तो आपको क्या करना है, सबसे ऊपर करना है जो यहाँ पे डेथ, जितना डेथ होता है वो नीचे में आपको टोटल लिखना है कितना है, और गुना 100 से कर देंगे तो आपका एक सप्ताह का डेथ रेट मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और ऊपर 80 हो जाएगा, नीचे 8 हो जाएगा। तो आप भाग करेंगे तो 0.1 हो जाएगा आंसर इसका। तो ऐसे आप क्वेश्चन है इफ़ 8 ड्रोसोफिला इन अ लेबोरेटरी, 8 ड्रोसोफिला लेबोरेटरी इन अ पॉपुलेशन, 8 ड्रोसोफिला इन अ लेबोरेटरी पॉपुलेशन ऑफ 80 डाइड, मतलब 80 में से 8 मर जाता है एक सप्ताह के अंदर। द डेथ रेट इन द पॉपुलेशन इंडिविजुअल पर ड्रोसोफिला पर वीक, एक सप्ताह में डेथ रेट कितना होगा। तो ऊपर लिखना है जो कितना डेथ होता है वो आप लिख दीजिए, और नीचे लिखिए टोटल कितना है, 80 है, और तब गुना आप 100 से कीजिए। तो ऐसे करने पर कैलकुलेट आप इजली कर सकते हैं। 1 0 फिर ऊपर 80 और नीचे 8, तो फाइनली भाग करेंगे तो 0.1 होगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा, 0.1। तो 156 का आंसर 2 है। फिर उसके बाद है 157 क्वेश्चन, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे है कि ऑटो इम्यून डिजॉर्डर इज कंडीशन वेयर बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म रिकॉग्नाइजेज इट्स ऑन सेल्स एज फॉरेन बॉडीज। तो ऑटो इम्यून डिजॉर्डर एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म, जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, रिकॉग्नाइज अपना सेल्स को रिकॉग्नाइज कर लेता है एज फॉरेन बॉडीज, मतलब दूसरे बॉडीज भी रहता है तो उसमें समझ लेता है कि वह दूसरा के बॉडी है। तो ये क्या स्टेटमेंट सही है या गलत है, इसमें ये पहचानने के लिए कहा जा रहा है। तो आप इजली पहचान सकते हैं जो ऑटोइम्यून डिजॉर्डर है, तो ये इसमें ऐसा ही कंडीशन होता है, मतलब खुद अपना शरीर अपने को पहचानने से इनकार कर देता है, तो ऑटो इम्यून डिजॉर्डर में ये होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही हो गया। सेकेंड है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल्फ सेल्स। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो डिजीज़ है वह ऑटो इम्यून डिजीज़ है जहाँ पे ये अपने सेल्स को अटैक करने लगता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे बोला डज नॉट अटैक, तो ये गलत। तो फाइनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट हो जाएगा। तो 157 का 4 हो जाएगा आंसर। 158 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परफॉर्म्ड बाय सिक्रीशन फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड्स। विच फॉलोइंग इज नॉट परफॉर्म, सलाइवरी ग्लैंड से कौन चीज़ में सिक्रीट नहीं होते हैं। तो डज नॉट परफॉर्म सिक्रीशन फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड, डाइजेशन ऑफ डाइसेक्राइड, क्या ये सिक्रीट होते हैं। तो ये डाइसेक्राइड
नहीं सिक्रीट होते हैं, तो ये तो गलत हो गया। कंट्रोल बैक्टीरियल पॉपुलेशन इन माउथ, ये सही है। डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, ये भी सही है। ल्यूब्रिकेशन ऑफ ओरल कैविटी, ये भी सही है। और इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, मतलब ये परफॉर्म नहीं करते डाइजेशन ऑफ डाइसेक्राइड को, बल्कि पॉलीसेक्राइड होते हैं, उसको स्टार्ट कर देता है डाइजेशन करने का। 159 क्वेश्चन को देख रहे हैं कि नाइट्रोजिनस वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट वाइन। तो ये जो पेवो होता है मतलब पीकॉक, उसके द्वारा नाइट्रोजिनस सब्सटेंस प्रोड्यूस होते हैं। बाद बाकी सालमेंड्रा ये थोड़ा सा अमोनियम को भी सिक्रीट करता है। और फिर है ऑर्निथोरहाइंकस, ये भी सिक्रीट करता है अमोनिया जैसा या यूरिक एसिड। उसके बाद पैलेट के फॉर्म में जो सिक्रीट करता है पेवो करता है, तो ये बात ध्यान में रखना, पेवो मतलब पीकॉक। 160 क्वेश्चन है कि अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन लिंक्स टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू प्रोडक्ट माल्टोज। तो यहाँ पे है कि अ डिहाइड्रेशन रिएक्शन, एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन में लिंक्स टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल टू प्रोडक्ट माल्टोज। द फार्मूला फॉर ग्लूकोज इज, ग्लूकोज के लिए फार्मूला C6H12O6, तो उसका फार्मूला क्या होगा? तो आप जनरली 2 से गुना कर देंगे तो, और H2O एक बाहर निकाल दीजिए, तो H24 में से 2 घटा देंगे 22, और O घटा देंगे तो 6 दूनी 12, 1 11 हो जाएगा। तो ऐसे आप जनरल फार्मूला देख सकते हैं। तो 160 का फाइनली देखेंगे तो देख सकते कार्बन 2 तो रहेगा ही, और ये आंसर हो जाएगा। तो जनरली क्या है C6H12O6, ये 2 बार आप लिख दीजिए C6H12O6, और फाइनली टोटल जोड़ेंगे तो C हो जाएगा C12, H हो जाएगा 24 और O हो जाएगा 12। लेकिन H2O बाहर निकाल देंगे तो 2 मॉलिक्यूल इसमें से हटा दीजिए तो H हो जाएगा 22, और O 1 है तो एक हटा देंगे तो इसमें से 11 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर C12H22O11 हो जाएगा। 160 का हो गया 4। उसके बाद 161 क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद। पेनिसिलियम में कौन सा होता है? तो पेनिसिलियम में जो होता है वो कोनिडिया स्ट्रक्चर होता है, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। तो 161 का 3 हो जाएगा आंसर। 162 क्वेश्चन है गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 में कि द कोगुलम इज फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क थ्रेड लाइक थ्रेड्स कॉल्ड थ्रोम्बिन, उसको कहते हैं कोगुलम को। तो ये स्टेटमेंट जो है वह गलत है। जो थ्रेड होता है उसको कोगुलम थ्रोम्बिन्स नहीं कहते हैं, रेटिकुलेट उसको कहते हैं। द कोगुलम इज फॉर्म्ड ऑफ नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड थ्रोम्बिन कहते हैं, ये तो गलत हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट है कि स्प्लेन इज ग्रेवयार्ड ऑफ इरिथ्रोसाइट्स। जो इरिथ्रोसाइट्स होते हैं रेड ब्लड सेल्स होते हैं, तो यही रेड ब्लड सेल्स का कब्रगाह मतलब ग्रेवयार्ड कहा जाता है स्प्लीन को। तो इसका सेकेंड का ये हो जाएगा सही। तो फर्स्ट इनकरेक्ट और सेकेंड करेक्ट, तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा 1 में। फर्स्ट इनकरेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट। 163 क्वेश्चन है कि डेट्रीवोरस ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू ए स्मॉलर पार्टिकल, द प्रोसेस इज कॉल्ड। तो डेट्रीवोरस जो होते हैं वह डेट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक डाउन करता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। तो ये भी टर्म ध्यान रखना है कि डेट्रीवोरस ब्रेक डाउन detritus into a smaller particle, the process is called fragmentation। उसके बाद है which of the following is correct match for disease and its symptoms। डिजीज एंड सिम्टम्स से रिलेटेड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट से सही है ये पहचानना है। तो यहाँ पे है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक तरह का एन ऑटो इम्यून डिजॉर्डर कॉजिंग प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो क्या यह इसका सिम्टम्स? तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में ये नहीं होता है, तो ये गलत हो गया। अर्थराइटिस बात सही है कि जब इन्फ्लामेशन हो जाता है जॉइंट्स में तो उसे अर्थराइटिस होता है, तो हमारा ये फिलहाल सही है। उसका देखते हैं टेटनी में हाई ना होकर लो कैल्शियम लेवल हो जाता है, इसलिए यह भी स्टेटमेंट थर्ड भी गलत है। फिर है माइस्थीनिया ग्रेविस, यह भी एक ऑटोइम्यून डिजॉर्डर रिजल्टिंग इन वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स। तो माइस्थीनिया ग्रेविस इस तरह का डिजीज नहीं है। तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 2, ये सही है। अर्थराइटिस जो है वह
इन्फ्लाम्ड जॉइंट्स में हो जाते हैं। उसके बाद 165 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम का यहाँ पे नोट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम का इसमें से जो पार्ट नहीं है देख लेते कौन कौन पार्ट है पहले। तो इसमें सबसे पहला है कि प्रोवाइड सरफेस फॉर डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2। तो कहीं पे O2 एंड CO2 को डिफ्यूजन के लिए सरफेस प्रोवाइड नहीं कराता, बल्कि कैपिलरीज में ये होते हैं। फिर है तो ये तो सही हो जाएगा मतलब हमारा। उसके बाद है इट क्लियर्स इनहेल्ड एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल। जो फॉरेन पार्टिकल होता है उसमें से, उस एयर में से वो इनहेल्ड करने में मदद करता है, मतलब जो फॉरेन पार्टिकल होता है उसको हटाने में मदद करता है। इनहेल्ड एयर इज ह्यूमिडिफाइड। जो इनहेल्ड एयर होता है वह ह्यूमिडिफाइड कर देता है। फिर है टेम्परेचर ऑफ इनहेल्ड एयर इज ब्राउट टू बॉडी टेम्परेचर। जो टेम्परेचर होता है इनहेल्ड एयर का वह बॉडी टेम्परेचर के बराबर लगभग हो जाता है। तो 165 क्वेश्चन क्लियर हो गया। 166 क्वेश्चन है कि अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन इन ह्यूमन बीइंग एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर कितना मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू। तो 100 मिलीलीटर जो ब्लड होते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वह 4 मिलीलीटर के आसपास ऑक्सीजन पहुंचाता है टिश्यू को। तो 166 का कितना हो जाएगा, 166 का इसमें जो होते हैं वह कितना 5 मिलीलीटर प्रोवाइड करता है। अगर CO2 रहता तो CO2 4 मिलीलीटर होता, और ऑक्सीजन है इसीलिए 5 मिलीलीटर प्रोवाइड कराता है। अब 167 क्वेश्चन है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेवल एजर्शन और सेकेंड है रीजन। तो सबसे एजर्शन में यहाँ पे है कि ओस्टियोपोरोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज्ड चांस ऑफ फ्रैक्चर। तो ओस्टोपोरोसिस, ये तो बात सही है कि जो ओस्टोपोरोसिस होती है तो वहाँ पे डिक्रीज्ड बोन मास डिक्रीज कर देता है, और इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर का ये चांस कुछ ज़्यादा हो जाते फ्रैक्चर होने का। तो पहला तो सही है, और देख लेते हैं रीजन में क्या है कि कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टोपोरोसिस इज इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन। जब एस्ट्रोजन के लेवल कम हो जाते हैं तब ये होते। तो यहाँ पे इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन बोला इसलिए ये गलत है, यहाँ पे ये गलत, और सके जो आर है अजर्सन है वह सही है और ये गलत है। तो फाइनली अजर्सन इज करेक्ट एंड रीजन इज नॉट करेक्ट। इसका हो जाएगा 167 का आंसर 4 हो जाएगा। 168 क्वेश्चन है Which of the following statement with respect to endoplasmic reticulum is incorrect। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड इसमें से कौन सा स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले है कि SER द साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यह इसका साइट होता है, लिपिड्स का साइट होता है। यहाँ पे कड़ा खोजने के लिए कि इनकरेक्ट इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह लिपिड सिंथेसिस करने में मदद करता है, और RER जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके पास राइबोसोम अटैच होता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है स्टेटमेंट्स। उसके बाद SER इज डिवाइड ऑफ राइबोसोम। तो ये भी बात सही है, जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वहाँ पे राइबोसोम नहीं होता है, ये भी सही है। उसके बाद है इन प्रोकैरियोट ओनली RER प्रेजेंट। प्रोकैरियोट में सिर्फ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, तो ये बात यहाँ पे गलत है। तो इसमें बोला है कि इनकरेक्ट खोजने के लिए, तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा 4। 169 क्वेश्चन है कि गिवन स्टेटमेंट्स 1 और स्टेटमेंट 2 है। तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस टू कट DNA नॉन एज पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस उसको कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो है ये बात सही है कि पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में जो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस होता है सिर्फ एक रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है कट DNA करने के लिए, उसी को पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इस सीक्वेंस में आप सही तरीके से कट करेंगे तो दोनों साइड से रीडिंग करने पर सेम आएगा, तो उसी को पैलिंड्रोमिक
न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कहते हैं। स्टेटमेंट 2 में है रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज कट द डीएनए, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज कट डीएनए स्टैंड अ लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट। तो क्या रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज में ऐसा करते हैं? तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज कट द डीएनए स्टैंड अ लिटिल, थोड़ा सा अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक साइट। तो रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज ऐसे ही करता है। तो दोनों स्टेटमेंट्स सही है, जिसके कारण 169 का आंसर देखेंगे तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट हो जाएगा। 171 क्वेश्चन है कि ब्रीडिंग क्रॉप विथ हायर लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स और हायर प्रोटीन एंड हेल्थियर फैट इज कॉल्ड। तो इसी को हम लोग कहते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। तो इसमें 170 का हमारा आंसर हो जाएगा, वह ये हो जाएगा जब हम क्रॉप को ब्रीड कराते हैं हम हायर लेवल ऑफ विटामिन या मिनरल्स और हायर प्रोटीन वाले फैट से, तो उसको बायोफोर्टिफिकेशन कहते हैं। 170 का 4 हो जाएगा। 171 क्वेश्चन है कि इफ़ लेंथ ऑफ अ डीएनए मॉलिक्यूल इज 1.1 मीटर व्हाट वुड बी अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ बेस पेयर। तो बेस पेयर उसमें कितना होगा? अगर 1.1 मीटर है तो उसमें हो जाएगा, ये आप जनरली याद भी किएंगे, 3.3 गुने 10 की पावर, जो जनरली 2.2 मीटर होते हैं टोटल। और वहाँ पे पूछ रहा है कि कितना बेस पेयर होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.1 मीटर है, जिसके कारण 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर हो जाएगा इसका आंसर। तो 171 का 2 हो जाएगा। 172 क्वेश्चन है रिगार्डिंग मियोसिस, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मियोसिस में क्या होते हैं? मियोसिस में जो एक सिंगल बॉडी से 4 ये बन जाते हैं। तो 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2। तो क्या एंड ऑफ मियोसिस 2 में 4 ये, तो यहाँ पे बोल रहा है कि इनकरेक्ट खोजने के लिए। तो हमारा ये जो स्टेटमेंट्स है वह स्टेटमेंट्स तो फिलहाल हमारा सही है, और यहाँ पे बोला इनकरेक्ट खोजने के लिए, जो इनकरेक्ट होगा वो। तो देयर आर 2 स्टेज इन मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। ये स्टेटमेंट्स जो है वह सही है। और फिर उसके बाद है डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज ऑफ मियोसिस 2। तो एस फेज ऑफ मियोसिस 1 में अकर्स होता है, इसीलिए हमारा स्टेटमेंट्स 3 गलत है। और यहाँ पे पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम एंड रिकॉम्बिनेशन अकर्स इन मियोसिस 1। तो ये स्टेटमेंट सही है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम एंड रिकॉम्बिनेशन अकर्स इन मियोसिस 1। तो इसमें बोल रहा है इनकरेक्ट खोजने के लिए, इसलिए हमारा फाइनल आंसर जो इनकरेक्ट है वह थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन इनकरेक्ट होने के कारण हमारा ये आंसर हो जाएगा थर्ड। 173 क्वेश्चन है कि नेचुरल सिलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल एक्वायर ए स्पेसिफिक वैल्यू अदर दैन द मेन कैरेक्टर वैल्यू लीड्स टू। तो मेन कैरेक्टर से ज़्यादा नेचुरल सिलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल एक्वायर ए स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू अदर दैन मेन कैरेक्टर वैल्यू लीड्स टू। तो ये क्या चीज़ को लीड्स करेगा? तो यहाँ पे जो लीड्स करेगा वह डायरेक्शनल चेंज को लीड्स करेगा। जो जब नेचुरल सिलेक्शन वेयर मोर इंडिविजुअल एक्वायर स्पेसिफिक कैरेक्टर वैल्यू अदर दैन द मेन कैरेक्टर वैल्यू, तो ये डायरेक्शनल चेंज कर देता है। 174 क्वेश्चन है कि लिप्स लूप इज अ टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज्ड एज। तो जो लिप्स लूप होते हैं वह कैसा कंट्रासेप्टिव के में हम यूज करते हैं? तो नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइस है ये लिप्स लूप। तो लिप्स लूप का इसमें यूज करते हैं नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइस। 175 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टिव टिश्यू। इसमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू नहीं है? तो हमारा एडिपोज टिश्यू है, ब्लड है, कार्टिलेज है, न्यूरोग्लिया, यह कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। 175 का हो जाएगा 1 आंसर। 176 है कि टेगमीना इन कॉकरोच एराइज फ्रॉम। टेगमीना कॉकरोच में जो होता है वह कहाँ से एराइज होते? तो टेगमीना जो यह मेजोथोरैक्स से एराइज होते। तो 176 का आंसर हो जाएगा 3। 177 क्वेश्चन यहाँ पे है 176 में कि टेगमीना इन कॉकरोच एराइजेस फ्रॉम मेजोथोरैक्स से। 177 क्वेश्चन है कि ई कोलाई में इन एन ई कोलाई स्ट्रेन आइजिन गेट्स म्यूटेड। आइजिन जो होते हैं वह म्यूट हो जाते हैं एंड इट्स प्रोडक्ट कैन नॉट बाइंड। यहाँ पे देख रहे हैं कि इन एन ई कोलाई स्ट्रेन आइजिन गेट्स म्यूटेड। आइजिन जो होते हैं वह म्यूटेड हो जाते हैं एंड इट्स प्रोडक्ट कैन नॉट बाइंड द इंड्यूसर मॉलिक्यूल। तो इन एन ई कोलाई स्ट्रेन आइजिन
गेट्स म्यूटेड। ई कोलाई में जो आई जीन होते हैं वह म्यूटेड हो जाते हैं एंड इट्स प्रोडक्ट नॉट बाइंड टू द इंड्यूसर, और इसका जो प्रोडक्ट होते हैं जो म्यूट हो चुका है आई जीन, उसका प्रोडक्ट इंड्यूसर मॉलिक्यूल से बाइंड नहीं करता है। और इफ़ ग्रोथ मीडियम इज प्रोवाइडेड, जैसे ही हम उसमें ग्रोथ मीडियम लैक्टोज प्रोवाइड करते हैं तो उसमें क्या ये देखने को मिलेगा, तो इसमें जो देखने को मिलेगा वह ZYA जीन विल नॉट बी ट्रांसलेटेड, वो तीनों जो जीन होते वह ट्रांसलेटेड नहीं होगा। तो 177 का आंसर हो जाएगा 4। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम के जो बीच में कौन सा इसमें प्रेजेंट होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट बिटवीन द एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, तो इसमें जो होते हैं कार्टिलेज, वर्टिब्रल कॉलम के बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, इसी के कारण हमारा वर्टिब्रा मूव कर लेता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस बट डू नॉट होल्ड ट्रू फॉर oogenesis, के लिए इसमें से कौन सा सही नहीं है। तो oogenesis के लिए सही नहीं है। इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, ये oogenesis के लिए यहाँ पे बात सही है। oogenesis के लिए जो गलत है वो चीज़ चुनना है। फिर है डिफरेंशिएशन ऑफ गैमेट्स अकर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, तो डिफरेंशिएशन जो अकर्स होते वह इससे पहले ही होने लगता है, मियोसिस डिवीजन से पहले ही। तो हमारा ये स्टेटमेंट्स इसके लिए नोट बोला है, oogenesis के लिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। फिर है उसके बाद मियोसिस अकर्स कंटिन्यूअसली इन अ माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल पॉपुलेशन, तो ये भी हमारा मियोसिस अकर्स कंटिन्यूअसली, ये हमेशा अकर्स नहीं होते हैं, ये भी गलत है। फिर उसके बाद है इट इज कंट्रोल्ड बाय द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी के द्वारा सीक्रेट होते, तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी, यह एम्ब्रियोनिक स्टेज से ही शुरू हो जाता है oogenesis का काम, तो ये भी गलत है। तो फाइनली हमारा इसमें बोल रहा है कि नोट होल्ड ट्रू, तो होल्ड मतलब सही कौन कौन, BDE, तो BDE यहाँ पे हो जाएगा आंसर, 179 का 1 हो जाएगा आंसर। उसके बाद 180 क्वेश्चन देख लेते हैं कि एट विच स्टेज ऑफ लाइफ द oogenesis प्रोसेस इज इनिशिएटेड, oogenesis एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज में था, तो 180 का फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 3। फिर 181 क्वेश्चन देखते हैं। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, और यहाँ पे कह रहा चुनने के लिए कौन सा स्टेटमेंट्स सही और गलत पहचानना है। तो द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज कॉल्ड स्पर्मिएशन, तो क्या यह स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है। तो जो स्टेटमेंट्स है वह सही है। स्पर्मिएशन उस प्रोसेस को कहते हैं जब स्पर्म का रिलीज होता है सेमिनिफेरस, स्पर्म इनटू द रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जब स्पर्म का रिलीज होता है तो उसी को स्पर्मिएशन कहते हैं। ये स्टेटमेंट सही है। फिर है स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस, स्पर्मियोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटोगोनिया, तो स्पर्मियोजेनेसिस ये नहीं होते हैं। तो यहाँ पे फाइनल आंसर देखेंगे, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट और स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट हो जाएगा। 181 क्या 4। 182 क्वेश्चन है गिवन टू स्टेटमेंट्स एजर्सन रीजन दिया हुआ है। एजर्सन में दे चुका है यहाँ पे कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, क्या सभी वर्टिब्रेट कॉर्डेट है, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, तो ये अक्सर मतलब कंफ्यूजन में रहता है कि क्या सभी वर्टिब्रेट कॉर्डेट है। तो सभी कॉर्डेट वर्टिब्रेट है लेकिन ऑल कॉर्डेट वर्टिब्रेट नहीं है। तो यहाँ पे जो यहाँ दिया हुआ है कि ये सही है कि सभी वर्टिब्रेट होते वह कॉर्डेट होते हैं, बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, ये सही है। उसका रीजन में देख लेते हैं कि नोटोकॉर्ड जो होते हैं रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट वर्टिब्रेट्स, तो कुछ ऐसा वर्टिब्रेट होते हैं जिसमें नोटोकॉर्ड रिप्लेस्ड हो जाते हैं वर्टिब्रल कॉलम में इन एडल्ट स्टेज में, इसलिए कहा गया है। तो यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा बोथ एजर्सन एंड रीजन आर करेक्ट, दोनों सही है। और आर जो है
आर बात यह ए को और अच्छे से एक्सप्लेन करता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी, बोथ ए एंड आर करेक्ट। आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इन सिटू कंजर्वेशन रिफर्स टू, इन सिटू कंजर्वेशन इसमें से कौन चीज़ को रिफर्स करता है? तो इन सिटू कंजर्वेशन में प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द होल इकोसिस्टम। तो कंजर्व एंड प्रोटेक्ट होल इकोसिस्टम में इन सिटू कंजर्वेशन में ये होते हैं। तो इसका आंसर फाइनल हो जाएगा हमारा बी, मतलब 2। उसके बाद है 184 क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू माइटोसिस से रिलेटेड। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट चुनने के लिए कहा जा रहा है। तो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स एंड एनाफेज, एनाफेज स्टेट में क्या ये अकर्स होते? तो ये बात हमारा सही है। एनाफेज स्टेज में ही स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर अकर्स होते हैं। उसके बाद 150, मतलब यहाँ पे ये सही है और बोल रहा है इनकरेक्ट होने के लिए। दूसरा है कि ऑल द क्रोमोजोम लाई एट इक्वेटर एट मेटाफेज, मेटाफेज स्टेज में जितने भी सारा क्रोमोजोम है सब एक इक्वेटर, मतलब एक सिंपल सा लाइन के बीच में आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे ऐसे कर्स होता है, एक इस साइड हो जाता है ऐसे क्रोमोजोम और फिर इधर जाता है। और यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन थर्ड में, तो ये भी सेकेंड भी बात सही है। फिर है स्पिंडल फाइबर अटैच, स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोजोम, स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर ऑफ क्रोमोजोम। तो क्या है, माइटोसिस में स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर से अटैच होते हैं, तो ये बात गलत है। उसके बाद है क्रोमोजोम डीकंडेंस एट टेलोफेज, टेलोफेज स्टेज में वहाँ डीकंडेंस हो जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट्स भी सही है। फाइनली हमारा इनकरेक्ट वाला खोजने के लिए तो 3 हो जाएगा आंसर। तो 184 का 3 आंसर हो जाएगा। उसके बाद 185 क्वेश्चन देखते हैं, 185 क्वेश्चन। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट 1 माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। तो माइकोप्लाज्मा इससे भी छोटे से पास हो सकता है। तो यहाँ पे जो है माइकोप्लाज्मा एकदम छोटा होता है, तो ये सही हो जाएगा। 1 माइक्रोन से भी छोटा होता है, इसलिए हमारा स्टेटमेंट 1 सही है। उसके बाद सेकेंड स्टेटमेंट माइकोप्लाज्मा आर बैक्टीरियल विद सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा यह बैक्टीरिया है, उसके पास सेल वॉल होता है क्या? तो ये आप पहचान सकते हैं, उसमें सेल वॉल नहीं होता प्रेजेंट। तो हमारा स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। तो फाइनली करेक्ट और इनकरेक्ट, करेक्ट ये और इनकरेक्ट। तो फाइनल 185 का आंसर हो जाएगा 4। 186 क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे मिलान करना है तो सिंपल मिलान कर सकते हैं। तो लैक्टेशनल एमिनोरिया, लैक्टेशनल एमिनोरिया ये मिल्क से रिलेटेड है। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओवुलेशन फॉलोइंग पार्टुरेशन। तो लैक्टेशनल एमिनोरिया में ये होता है। फिर है इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन, क्या चीज़, डायफ्राम क्या काम करता है इसमें, ऐसे कर कर क्या पहचान सकते हैं। तो जो कंट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं वह इंक्रीज फैगोसाइटिस ऑफ स्पर्म विद इन यूटेरस, यूटेरस के अंदर स्पर्म को फैगोसाइट मतलब उसको ख़त्म करने का काम करता है। फिर डायफ्राम काम क्या करता है, इंट्राइट आइडेंटिफाई जो होता है वह इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करता है। फिर है डायफ्राम, डायफ्राम काम क्या करता है, वह दे कवर द सर्विक्स ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म। तो ए का 4 के बाद बी का 2, ए का 4 बी का 2, ए का 4 बी का 2, ए का 4 बी का, यहाँ पे देख रहे हैं ए का 4 तो है ही, बी का जो देख रहे थे वह कॉन्ट्रासेप्टिव पिल इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन। 186 का एक बार अच्छे से आंसर देखने पर यहाँ पे 3 है, ए का 4 बी का 1 सी का 3, ए का 4 है यहाँ पर देख लीजिए, ए का 4। उसके बाद बी का जो है 1 है, इनहिबिट ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन। इंट्राइट डिवाइस है वो ये काम करता है इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन यूटेरस और लैक्टो, और ये डी का तो मालूम है 3rd। तो ऐसे जो 100% कन्फर्म रहेंगे, 2 अगर कन्फर्म है तो आप सही कर सकते। तो इसका फाइनल आंसर ये है, उस समय एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था। तो 186 का आंसर हो गया यहाँ पे 3। अब 187 क्वेश्चन देखते हैं कि द रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी
बिटवीन द जीन ए एंड सी 5 है, बी एंड सी 15 है, बी एंड डी 9 है, ए एंड बी 20 है, सी एंड डी इतना है, ए एंड डी इतना है। व्हाट विल द सीक्वेंस द जीन अ लीनियर क्रोमोजोम। लीनियर क्रोमोजोम में इसका सीक्वेंस क्या होगा, सबसे पहले जो आएगा इसमें। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ पे सबसे पहले ए एंड सी दिया, तो ए सी आप बना लीजिए, ये दोनों हो जाएगा। उसके बाद है बी एंड सी, तो बी एंड सी मतलब सी, बी एंड सी इतना हो गया। उसके बाद बता रहा है बी एंड डी, तो बी के साथ डी, तो ऐसे सीक्वेंस हो जाएगा ए सी बी डी। तो ए सी बी डी आपको 1 में दिखाई दे रहा है, क्योंकि देख सकते ए और बी के बीच 5% है ये फ्रीक्वेंसी, और सी और बी में पूछ रहा है, यहाँ पे देख सकते 15% है। देन उसके बाद बी एंड डी में जो कहा है, ऐसे आप करके जनरल पहचान सकते हो। फाइनली फिर ए एंड डी बोला है, तो यहाँ पे ए शुरू कर देंगे, तो ऐसे करके आप, तो ए सी बी डी इसका 187 का 1 आंसर हो जाएगा। 188 क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी से रिलेटेड। यहाँ पे कह रहा है सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी से रिलेटेड यहाँ पे सही इनकरेक्ट कह रहा है खोजने के लिए। तो क्या एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ। क्या यह टाइम ऑफ बर्थ एक्वायर्ड इम्यूनिटी होते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस प्रेजेंट, ये स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस होता है जो हमारे बर्थ से प्रेजेंट होता है। तो नॉन स्पेसिफिक कहने के कारण यही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, इसलिए फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा ए। लेकिन सेकेंड स्टेटमेंट्स ये सब सही है कि प्राइमरी रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस्ड व्हेन आवर बॉडी इनकाउंटर्स अ पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स उस समय होता है जब हमारा बॉडी इनकाउंटर्स करता है पैथोजन को फर्स्ट टाइम में, तो ये स्टेटमेंट्स सही है। फिर है एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स इज इलिसिटेड ऑन सब्सिक्वेंट इनकाउंटर्स विद सेम पैथोजन। फिर बाद में उसको पहचान लेता है जब वही पैथोजन फिर से आता है वहाँ पे अटैक करने, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर है एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स इज ड्यू टू मेमोरी ऑफ फर्स्ट इनकाउंटर, तो ये भी बात सही है। तो फाइनल और एक्वायर्ड इम्यूनिटी से रिलेटेड जो ये पहला ही स्टेटमेंट से गलत था, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 189 क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द इनकरेक्ट रिगार्डिंग सिनेप्स से रिलेटेड। सिनेप्स उसको कहते हैं जब हमारा एक न्यूरॉन जो होते हैं इस तरह के न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट कर जो करता है इस तरह के, ये कहते हैं सिनेप्स कहते हैं। तो इन इम्पल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस केमिकल सिनेप्स इज ऑलवेज फास्टर देन द इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। तो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स में बहुत तेज़ी से होता है। इनकरेक्ट कह रहा है खोजने के लिए, तो हमारा फर्स्ट में ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 189 का 1 है, फिर भी देख लेते हैं और जो कि सही बात है। द मेम्ब्रेन ऑफ प्री सिनेप्टिक एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन्स आर क्लोजली प्रोक्सीमेट इन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। तो ये बात सही है, जो इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होते हैं दोनों एकदम पास में होते हैं। इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरॉन इनटू अदर अक्रॉस इलेक्ट्रिकल सिनेप्स। तो इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो करा देता है वो सिनेप्स को, मतलब न्यूरॉन्स को। केमिकल सिनेप्स यूज न्यूरोट्रांसमीटर्स, तो न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वह सिक्रीट कराता है। अब 190 क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन विल आर 2 स्टेटमेंट्स, ये दोनों स्टेटमेंट्स को स्टडी करना है और पता करना है इसमें से कौन सा सही और कौन सा गलत है। तो स्टेटमेंट 1 है कि इन अ स्क्रबर द एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल प्लांट इज पास्ड थ्रू द इलेक्ट्रिकल वायर टू चेंज द डस्ट पार्टिकल। तो जो स्क्रबर होते हैं वह एग्जॉस्ट फ्रॉम द थर्मल प्लांट इज पास थ्रू इलेक्ट्रिकल वायर टू चार्ज द डस्ट पार्टिकल। ये डस्ट पार्टिकल को चार्ज करता है। तो ये हमारा तो खैर गलत है। वह काम करता जो होते हैं प्रदूषण उसको ख़त्म करने का काम करता है। तो हमारा ये स्टेटमेंट गलत है। और उसके बाद देख लेते हैं कि है कि पार्टिकुलेट मैटर जो होते हैं 2.5 pm कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय स्क्रबर। अगर 2.5 पिकोमीटर या इससे थोड़ा ज़्यादा है तो यह स्क्रबर
कैन नॉट बी रिमूव बाय स्क्रबर बट कैन रिमूव बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के द्वारा वो हम अलग कर सकते हैं। तो सेकेंड स्टेटमेंट सही है, 190 का फर्स्ट सही और फर्स्ट करेक्ट और सेकेंड इनकरेक्ट। तो 190 का जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकेंड इज करेक्ट, फर्स्ट इनकरेक्ट। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 190 का वर्ड। 191 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से पहचानना है जो करेक्ट है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है कि माइकोप्लाज्मा हैव डीएनए, राइबोसोम एंड सेल वॉल। तो पहला तो खैर गलत है, इस माइकोप्लाज्मा के पास तीनों चीज़ नहीं होता है। 191 का ये पहला नहीं होगा। सेकेंड है साइनोबैक्टीरिया आर ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। मोनेरा किंगडम के अंतर्गत साइनोबैक्टीरिया को रखा गया है, तो ये हमारा सही है। फिर है बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। एक्सक्लूसिवली मतलब होता है सिर्फ एक ही जैसा, एक्सेप्शन कुछ नहीं होना। तो ये एक्सक्लूसिवली बोल दिया, इसके कारण हमारा ये स्टेटमेंट्स गलत हो जाएगा। स्लाइम मूड्स आर सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। तो सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं स्लाइम मूड्स, यह सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा में रखा गया है। तो ये हमारा स्लाइम मूड्स को जो रखा गया प्रोस्टिस्टा में रखा गया। तो फाइनली ये करेक्ट बोला खोजने के लिए, इसलिए हमारा करेक्ट जो है ऑप्शन नंबर 2। तो 191 का 2 आंसर हो जाएगा। 192 क्वेश्चन है स्टेटमेंट रिलेटेड टू ह्यूमन इंसुलिन आर गिवन बिलो। इसमें से पहचाना कौन कौन सा स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है। तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट है कि प्रो हार्मोन इंसुलिन कंटेन एक्स्ट्रा स्टेज ऑफ सी पेप्टाइड। क्या सी पेप्टाइड प्रो हार्मोन में होते हैं? तो ये करेक्ट खरा खोजने के लिए, तो प्रो हार्मोन में ये सी नहीं होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेज सी पेप्टाइड नहीं होता है प्रो हार्मोन जो होते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत है। फिर यहाँ पे जो स्टेटमेंट है अ पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड, ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन वर प्रोड्यूस्ड सेपरेटली इन ई कोलाई में उसको अलग करते हैं एंड एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय इंक्रीजिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड बिटवीन देम। और डाइसल्फाइड बॉन्ड जो होते दोनों के बीच में अ पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड चेन ऑफ इंसुलिन वर प्रोड्यूस्ड, उसको हम सेपरेटली ई कोलाई में बनाते हैं ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड को एंड एक्सट्रैक्ट करते हैं कंपाउंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड, दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड को बनाकर हम जोड़ते हैं। तो ये हमारा स्टेटमेंट सही है। सी देख लेते हैं कि इंसुलिन यूज्ड फॉर ट्रीटिंग डायबिटीज वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैटल एंड पिग्स। तो कैटल एंड पिग से यहाँ पे वो हम बल्कि ह्यूमन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कैटल एंड पिग से वो एक्सट्रैक्ट नहीं करते। तो ये भी हमारा गलत है। प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड्स टू प्रोसेस्ड फॉर कन्वर्टिंग इनटू मेचर एंड फंक्शनल हार्मोन। तो प्रो हार्मोन इंसुलिन नीड्स टू बी प्रोसेस्ड फॉर कन्वर्टिंग इनटू अ मेचर एंड फंक्शनल हार्मोन। तो ये भी हमारा जो देख रहे स्टेटमेंट से भी गलत है। सम पेशेंट्स डेवलप एलर्जिक रिएक्शन टू द फॉरेन इंसुलिन। तो ये भी हमारा गलत है। फाइनली करा कि ह्यूमन इंसुलिन से रिलेटेड, तो यहाँ करेक्ट है अबाउट जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन से रिलेटेड। सिर्फ सेकेंड बात सही है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बी में कौन है। तो जो देख रहे हैं ये सी ऑप्शन में बी दिया हुआ है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 3। 192 का 3। उसके बाद 193 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स आर अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन्स, क्या ये होमोलोगस ऑर्गन्स है, ये पहचाना है आपको। तो जो यहाँ पे है यह एनालोगस ऑर्गन होते हैं। तो ये स्टेटमेंट्स नॉट ट्रू है, जिसके कारण हमारा फाइनल आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद एनालोगस स्ट्रक्चरल रिजल्ट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये सही है। फिर है स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, यह एनालॉगी का भी एग्जाम्पल है। होमोलॉगी इंडिकेट कॉमन एंसेस्टर। और यहाँ पे इनकरेक्ट वाला खोजने के लिए, इसलिए फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा 1। 194 क्वेश्चन है, मैच करना है इसमें से कौन सा एंटीबॉडी है और कौन सा क्या है। तो जो थ्रोम्बिन जो देख रहे हैं, सबसे पहले एस्ट्रॉइड,
जो है यह एक तरह का हार्मोन है। ग्लोबिन जो है वह एक तरह का बायोकैटालिस्ट इसमें से कौन है, तो ये है। फिर है ग्लाइकोजन। ग्लोबिन जो है वह एंटीबॉडी है और ग्लाइकोजन है वह स्टोरेज। तो ए का 4, उसके बाद बी का 3, ए का 4 बी का 3, तो ए का 4 बी का 3 फाइनल 194 का 1 आंसर हो जाएगा। उसके बाद सब तो मैच कर चुके हैं। 195 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इफेक्ट ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन, इसमें से कौन सा इफेक्ट नहीं करता है। तो 195 में जो देख रहे हैं, स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, तो नॉट अफेक्ट द पैराथायरॉयड हार्मोन। जब बोन रिजॉर्प्शन होता है तो पैराथायरॉयड हार्मोन को इफेक्ट करेगा कि नहीं, ये पहचाना है आपको। तो नॉट इफेक्ट बोला है, तो ये तो इफेक्ट करता है, इसीलिए हमारा इफेक्ट करता है, तो ये हो जाएगा नॉट इफेक्ट वाला पर क्रॉस करेंगे हम। फिर डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, जब कैल्शियम लेवल डिक्रीज होगा तो क्या यह पैराथायरॉयड हार्मोन को इफेक्ट करेगा या नहीं। तो डिक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड, जब ब्लड में कैल्शियम लेवल घटेगा 195 में, तो क्या यह डज नॉट इफेक्ट द पैराथायरॉयड हार्मोन, ये इफेक्ट नहीं करेगा जब कैल्शियम लेवल घटेगा ब्लड में। तो फिर है रिजॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बाय रीनल ट्यूब्यूल्स, तो रिजॉर्प्शन जब होता है रीनल ट्यूब्यूल से, तो ये भी अफेक्ट नहीं करेगा पैराथायरॉयड हार्मोन, तो ये भी इफेक्ट नहीं करेगा। फिर है डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ पैरा, यहाँ पे नॉट अफेक्ट पैराथायरॉयड हार्मोन। जब डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड से अगर कैल्शियम लेवल का कमी हो जाएगा तो पैराथायरॉयड हार्मोन को इफेक्ट नहीं करेगा, तो हमारा ये भी हो जाएगा। उसके बाद है इंक्रीज मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट को इंक्रीज कर देगा। तो जब इंक्रीज होगा मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट तो उससे भी पैराथायरॉयड हार्मोन अफेक्ट नहीं होगा। तो हमारा आंसर देख रहे हैं EDB, तो EDB यहाँ पे देख रहे हैं मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम, तो ये हो जाएगा BDE ओनली। 196 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है। इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजेज क्लोजिंग ऑफ सेमिलुनार वाल्व, जब वेंट्रिकुलर प्रेशर इंक्रीज होता है तो क्या सेमिलुनार वाल्व क्लोज होते हैं या नहीं, ये पहचाना है। तो करेक्ट वाला खोजने के लिए तो इसमें जो देख रहे हैं इंक्रीज वेंट्रिकुलर प्रेशर क्लोजिंग द सेमिलुनार वाल्व, वेंट्रिकुलर प्रेशर होता है तो सेमिलुनार वाल्व ये क्लोज नहीं होता है, सेमिलुनार वाल्व, तो ये हमारा करेक्ट तो नहीं है, स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। फिर है द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल टू स्टिमुलेट एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन जो AV नोड है वह जनरेट होकर एक्शन पोटेंशियल एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने में मदद नहीं करता है, तो ये भी इनकरेक्ट है। फिर उसके बाद है द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व्स ओपन ड्यू टू प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सेमी साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया, तो ये भी हमारा गलत है। ब्लड मूव्स फ्रीली फ्रॉम एट्रियम टू द वेंट्रिकल ड्यूरिंग ज्वाइंट डायस्टोल, जब ज्वाइंट डायस्टोल होता है तो यहाँ पे एट्रियम टू द वेंट्रिकल, मतलब एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ डायरेक्ट ब्लड का फ्रीली मूव होता है जब ज्वाइंट डायस्टोल होता है। तो 196 का फाइनल आंसर 4 देख रहे हैं, ये सही है। बाद बाकी वाल्व से रिलेटेड आप एकदम अच्छे से पॉइंट्स देख लीजिए कि कौन सा वाल्व्स का क्या काम है, नहीं तो इसमें हमेशा अक्सर कन्फ्यूजन होंगे। 197 क्वेश्चन है, मैच ये भी करना है, तो ये भी आप इजीली मैच कर सकते हैं किससे क्या होगा। तो जो गॉबलेट सेल होते हैं, गॉबलेट सेल में ग्लैंडुलर ये टिश्यू होते हैं, ब्रोंकियोल्स में देख रहे हैं कि सिलिएटेड इपिथेलियम टिश्यू होते हैं। उसके बाद टेंडन, सबसे पहले A का 4 और B का 3, A का 4 B का 3 से भी आप चाहे तो कर सकते हैं। अगर A का 4 B का 3 कहीं पे दिया हुआ है तो A का 4 देख सकते हैं, A का 4 तो होगा ही, A का 4 यहाँ पे है और B का 3 भी यहाँ पे है, तो ऐसे आप इजीली बना सकते हो। उसके बाद C का जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। C का टेंडन में जो होते हैं डेंस से रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं
और एडिपोज टिश्यू में जो होते हैं वह लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। तो कौन सा क्वेश्चन था यहाँ पे 197 का आंसर हो जाएगा हमारा, 2 आंसर हो जाएगा 197। 198 क्वेश्चन है, इफ़ अ कलर ब्लाइंड फीमेल मैरिज अ मैन हुज मदर वाज एल्सो कलर ब्लाइंड, तो व्हाट आर द चांस ऑफ हर प्रोजेनी, कलर ब्लाइंडनेस का उसका कितना परसेंटेज चांस रहेगा कि वो हो जाए प्रोजेनी, हर प्रोजेनी हैविंग कलर ब्लाइंडनेस। तो जब एक मदर फीमेल भी है, मतलब जो मदर है वो मदर और एक उससे शादी हुआ जिसके मम्मी खुद वो ब्लाइंड थी, अगर इस कंडीशन में होगा तो ये दोनों 100% चांस रहेगा कि उसका प्रोजेनी भी वो हो, मतलब कलर ब्लाइंडनेस हो। तो 198 का जो देख रहे हैं वह 1 हो जाएगा आंसर। उसके बाद 199 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिजायरेबल फीचर ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, जब वेक्टर को क्लोनिंग करते हैं तो इसमें से कौन सा डिजायरेबल फीचर नहीं है, हम लोग कौन सा इसमें नहीं चाहेंगे कि वो हो। प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर रिकॉग्निशन साइट, क्या ये हम चाहेंगे, तो यहाँ पे ये 2 से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट हम नहीं चाहेंगे, तो ये हमारा डिजायरेबल फीचर नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन चाहेंगे, प्रेजेंस ऑफ मार्कर जीन भी चाहेंगे, प्रेजेंस ऑफ सिंगल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट भी चाहेंगे। तो क्लोनिंग वेक्टर का ये सब फीचर हम लोगों को चाहिए, प्रेजेंस ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, प्रेजेंस ऑफ मार्कर जीन, फिर प्रेजेंस ऑफ सिंगल रिस्ट्रिक्शन एंजाइम साइट भी हम लोग चाहेंगे। तो 199 का आंसर हो जाएगा 4। 100 और 200 क्वेश्चन है कि 10 ई कोलाई सेल्स with 59 nitrogen double stranded DNA are incubated in medium containing 14 nitrogen nucleotide. After 60 minutes, how many E. coli will be have DNA totally free from 15 नाइट्रोजन से कितना अलग हो जाएंगे 60 मिनट के बाद। तो इसका देख रहे हैं, इसका 60 सेल्स हो जाएगा यहाँ पे 60 मिनट के बाद। तो 10 ई कोलाई विथ 50 नाइट्रोजन डबल स्ट्रैंडेड डीएनए आर इंक्यूबेटेड इन मीडियम कंटेनिंग 14 नाइट्रोजन कंटेनिंग, मतलब जो नाइट्रोजन का 14 आइसोटोप्स वाले होते हैं उसमें जब इंक्यूबेट करते तो 60 मिनट के बाद हाउ मेनी ई कोलाई सेल्स विथ हैव डीएनए टोटली फ्री फ्रॉम 15 नाइट्रोजन से जो देखेंगे वह 60 सेल्स अलग रहेंगे। तो इस तरीके से हमने जूलॉजी 2022 के क्वेश्चन देख लिए नेट के लिए। अब बॉटनी के लिए नेक्स्ट वीडियो में रहेगा 2022 के क्वेश्चन, ऐसे पढ़ने के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।